बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री का मॉक पेपर कंडक्ट करवाया स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग इस टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे ये कंप्लीट इस पेपर का लिंक भी गिवन है। सबसे पहले इस टेस्ट को सॉल्व करें और सबमिट करवाएंगे तो आपको ऑफिशियल आपका जो रिज़ल्ट है वो भी मिल जाएगा। देन उसके बाद आप इस डिस्कशन वीडियो पे आएँ, इस डिस्कशन को सुने। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करना होता है। देन उसके बाद हमने एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। बिकॉज इन ऑप्शंस के अंदर क्योंकि यहाँ पे मोल्स गिवन है जो कि सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अब हमने देखना ये है कि किस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ग्रेटर होंगे, तो डेफिनेटली उसके जो है ना वो एवोगैड्रो नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स हमें मिलेंगे ऑक्सीजन एटम के। तो डेफिनेटली इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसमें ओनली 1 है। यहाँ पे ओजोन में 3 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है। तो ये क्योंकि मोल सेम है तो 3 फैक्टर जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो ग्रेटर हैं, किसमें 1 मोल ओजोन में ग्रेटर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंपाउंड कंटेन 4.8 ग्राम कार्बन है, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है। तो सिंपलेस्ट मोल रेशो आपने निकालनी है। तो सबसे पहले आप मोल निकाल लें जी, कार्बन के मोल निकालेंगे तो n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 4.8, मोलर मैस 12 है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 मोल्स आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के अगर आप मोल्स निकालते हैं तो ये आपके मैस ओवर मोलर मैस, मैस है 1.6 और मोलर मैस इसका है ऑक्सीजन का 16 है, ये 0.1 मोल आएगा। ठीक है, आप इसकी सिंपलेस्ट रेशो लेना चाहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये आपके पास कार्बन की 0.4 है, ऑक्सीजन की 0.1 है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 4 रेशो जो है 1 जो है वो आपकी रेशो बनेगी। तो यहाँ पे बीच ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंपाउंड कंटेन 92.3% कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन की 7.7% कार्बन है। तो इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, फिर सिंपलेस्ट रेशो आपने लेनी है और फिर उसको स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स पे आपने डिवाइड करके आपने सिंपलेस्ट रेशो की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है तो हमें पता है कि कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर 100% इसकी परसेंटेज होगी, या हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है इसका टोटल मैस है 100 ग्राम। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन के जो यहाँ पे ग्राम होगा वो 92.3 ग्राम होगा 100 में से, और हाइड्रोजन का गिवन है 7.7 ग्राम है। तो आप इसके मोल्स निकाल लें। तो कार्बन के जब आप मोल्स निकालेंगे तो मैस ओवर मोलर मैस यानी कि 92.3 डिवाइडेड बाई मोलर मैस 12 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 7.69 किसके आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो मैस मैस कितना है 7.7 ग्राम। 7.7 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जनरली मोलर मैस 1 होता है या 1.008 होता है, डिवाइड करेंगे तो वही 7.7 मोल्स आ जाएंगे। अब आपने क्या करनी है, मोल्स आ चुके हैं तो आपने कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशो लेनी है। ये 7.69 है, ये 7.7 है सिंपलेस्ट रेशो। स्मॉलेस्ट रेशो वो 7.69 है, 7.69 पे डिवाइड कर दें तो ऑलमोस्ट ये भी 1 के इक्वल आता है। ठीक है, और ये 1.00 के इक्वल आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 1:1 आ रही है। तो इसका मतलब है जो कार्बन का भी एक एटम है इसमें, हाइड्रोजन का भी एक एटम है, तो आपके पास इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH बनेगा। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन द SI यूनिट में जो आर की जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी वो 8.31 होती है जॉल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी यही सेम वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अनलकीली बदकिस्मती से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की ये वीडियो थी डिस्कशन की, जो माइक ऑफ होने की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हुई, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीडी जो है चीज़ें डिस्कस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है अ मिक्सचर कंटेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, इन द 10 लीटर वॉल्यूम है, 300 केल्विन है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है जो कि 300 केल्विन है, वॉल्यूम भी यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है 10 लीटर है। जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि उस वक्त जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस है इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ग्रेटर होगा। तो नाइट्रोजन के 3 मोल्स है तो ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी ग्रेटर होगा। तो अल्फा ऑप्शन जो है करेक्ट बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे आपका वेपर प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, तो तब जाके चीज़ें बॉयल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अल्फा ऑप्शन जो है दिस इज दी
करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सल्फर जो है ये दिस बिलोंग्स टू दी कौन से क्रिस्टल सिस्टम बिलोंग करता है, तो ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है, जिस पे आपके पास जो एक्सेस हैं, ठीक है, वो 90 के इक्वल नहीं होते, तीनों के तीनों एक्सेस इक्वल नहीं होते, और इनके जो एंगल होते हैं वो अल्फा और गैमा एंगल जो है वो 90 के इक्वल होता है, जबकि बीटा एंगल गैमा 90 के इक्वल नहीं होता। इसके एग्जांपल में सल्फर आ जाता है, शुगर आ जाता है, बोरेक्स आ जाता है, दीज आर द मोनोक्लिनिक सिस्टम है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच। ग्रीन केमिस्ट्री वो होती है जिसमें आपने जो है ना वो वाटर सॉल्वेंट यूज़ करना होता है, जो कि ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना होता है जो नॉन टॉक्सिक हो, इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, टॉक्सिक ना हो, तो ये सारी चीज़ें ग्रीन केमिस्ट्री में आती हैं। तो क्या यूजिंग दी बेंजीन, बेंजीन जो है दिस इज नॉट दी, ये टॉक्सिक कंपाउंड आप कह सकते हैं इसको, दिस इज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हम यूज़ नहीं करते ग्रीन केमिस्ट्री में। यूजिंग दी एक्सेसरी एजेंट, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, दिस इज दी परफॉर्म रिएक्शन इन दी वाटर, वाटर में जो है जनरली सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, दिस इज दी ग्रीन केमिस्ट्री। जबकि एक्सेसिव हीटिंग भी हम परफॉर्म नहीं करते इन दी ग्रीन केमिस्ट्री में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये रेट्रोसिंथेसिस से क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि सिंथेटिक केमिस्ट्री का चैप्टर आपका इन्वॉल्व है, तो ये नोट कर लें। सिंथेटिक केमिस्ट्री में बेटा आपने एक तो जो प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस है, स्पेशली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस है, केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है, सिंथेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, यूरिया सिंथेसिस है, तो ये सारी की सारी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस सिंथेसिस में, सिंथेटिक केमिस्ट्री में ये पार्ट मान सकती है आपकी। तो ये रेट्रोसिंथेसिस से लास्ट टाइम भी एफपीएससी के प्रीवियस पेपर में आपने देखा होगा कि एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, जब टू टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम एक फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम उस फंक्शनल ग्रुप की जो रिएक्टिव साइट होती है उसको टेम्परेरीली क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, ताकि कोई जो दूसरा रिएजेंट है उसके ऊपर अटैक ना करे। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा, टेम्परेरीली ब्लॉक और रिएक्टिव साइट को हम ब्लॉक करते हैं। इन द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद द कन्फिग्रेशन गिवन है यहाँ पे, तो हमने बताना है ब्लॉक कौन सा होगा, इन विच पीरियड, पीरियड बताना है आपने, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके 4p-f5 में होता है, 4p-f5 में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाईएस्ट नंबर है ये आपके पास ये पीरियड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द पीरियड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो उसका ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे इसका 5th ग्रुप से ये ब्लॉक ये बिलोंग करेगा एलिमेंट। यहाँ पे 4th पीरियड जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विच इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्वांटम मैकेनिक के अंदर वेव नेचर को किसने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्कस किया था, वो आपने श्रोडिंगर ने जो है ना वो इक्वेशन ड्राइव की थी, जिसमें वेव फंक्शन को उसने वर्ड यूज किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नोड्स इन द वेव फंक्शन आर द पॉइंट्स, नोड्स वो पॉइंट्स हैं, ये देखें ये वेव है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द नोड, और इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है मैक्सिमम फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, वो 0 होती है। नोड वाले पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द साई, जो साइन है ये वेव फंक्शन को शो करते हैं, इज इक्वल टू द 0, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाल्मर सीरीज लाइज इन विच रीजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाल्मर सीरीज जो है ये आपका विजिबल रीजन में लाई करती है, और बाकी जो सीरीज हैं जिसमें आप लेमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट में होती है, बाकी सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, दिस इज दी बेसिक टॉपिक इन दी क्वांटम केमिस्ट्री। थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं। इसको इस तरह की सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका अल्फा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द आइसोबार्स। आइसोबार्स वो पेयर्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है, नोट कर लें, ये आइसोटोप के जो पैराडॉक्स है, और इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटॉमिक मास 3 है, एटॉमिक मास 4 है, तो डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकता, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 40 एटॉमिक मास है, 40 एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास सेम, और एटॉमिक नंबर 19 है, यहाँ पे 20 है, तो डिफरेंट है, तो ये आपके पास आइसोबार्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द लेमन सीरीज, जो फर्स्ट सीरीज है उसको कहते हैं। अगर सेकंड ऑर्बिट में आते हैं तो इसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 0 इंप्लाइज, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये क्या शो करता है,
जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये हाईली अनस्टेबल मालिक्यूल को शो करता है, जो कि नोबल गैसेस हैं। स्टेबल मालिक्यूल नॉट करेक्ट, मालिक्यूल कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड नो, सिंगल बॉन्ड के केस में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 1 वैल्यू होगी। अनस्टेबल मालिक्यूल आप कह सकते हैं, जिस तरह नोबल गैसेस हैं ये अनस्टेबल होती हैं या किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। तो ये मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एटॉमिक फॉर्म में होती हैं लेकिन होती फ्री एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द मालिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो मालिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये बीटा कन्फिग्रेशन है। तो ये ऑर्डर आपने याद रख लेना एज इट पंजाब टेक्स्ट बुक में भी और फेडरल टेक्स्ट बुक में भी गिवन है ये एग्जांपल। फाइंड द पेयर विद द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो दोनों के दोनों पेयर्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। NH3 में देखें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे sp2 है। इसी तरह BF3 में sp2 होती है, NH2 माइनस में क्या होती है, यहाँ पे sp3 होती है। जबकि ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। BF3 और NO2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों में। तो यहाँ पे आपका जो पेयर है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इसका फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम माइनस इसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका फार्मूला यूज होता है। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन है, चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 4 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लॉन पेयर इसमें नहीं है। तो नॉन बॉन्डिंग 0 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 8 हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2, तो टोटल 8 हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 2 4 8 4 माइनस 4 0 है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, 0 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा बनेगा। शेप ऑफ XeO3 मॉलिक्यूल, तो बहुत ही सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, आप इसको जरूर देखिएगा। और इसमें जनरली ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके शॉर्ट ट्रिक हमने बताए हुए हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, इसका फार्मूला तो 1/2 है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जिनॉन 8वें ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो इसका 4 एटम आता है, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 बनेगी और इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। तो आप यहाँ पे देखें XeO3 में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम, 3 बॉन्ड है, 1 लॉन पेयर होगा। जब 1 लॉन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो तो ये लॉन पेयर है, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम ज्योमेट्री कहें तो टेट्राहेड्रल बनती है। शेप निकालते हैं तो लॉन पेयर को आप छुपा लें तो यहाँ पे आपकी पैरामिडल शेप बनेगी, ट्राइगोनल पैरामिडल शेप। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। कलर ऑफ Cu2+, तो क्यूप्रस आयन जो होते हैं, सॉरी क्यूप्रिक आयन जो होते हैं, इसमें जो कलर होता है वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर होता है क्योंकि ये कॉपर सल्फेट से लिया गया है इसका आयन। तो कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं, तो उसमें उसका कंपाउंड कलर ब्लू होता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इन केस ऑफ अल्कली मेटल के केस में आप देखें तो कोवलेंट करेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कोवलेंट करेक्टर आप फजान रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी मेटल तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लिया। 24 है, इन अ photochemical reaction the ratio of number of dissociate molecule and the quanta of absorbed energy, this is called the, इसको क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। आयोपिक नेम ऑफ, ये कम्प्लेक्स गिवन है, तो इसको कम्प्लेक्स को जब सिल्वर यूज़ करते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, जब पॉजिटिव हो तो अर्जेंटेट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें सिल्वर की ये -2 हो गया, +1 हो गया, तो यहाँ पे सिल्वर की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी हम मेंशन करते हैं। तो अल्फा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सोडियम डाइसियानो, ये आपके पास लिगेंड है, डाइसियानो अर्जेंटेट 1 हम यूज करेंगे, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है इसका आयोपिक नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डज नॉट कंसीडर अ ट्रांजिशन मेटल, हम जनरली इसको नहीं लेते। तो ट्रांजिशन मेटल की हम डिफाइन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंटेनिंग दी पार्शियली फिट डी ऑर्बिटल होता है। जबकि जो जिंक फैमिली है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उसकी न्यूट्रल और आयनिक स्टेट में भी आपके पास 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इस वजह से क्योंकि ये फुली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में जनरली ये रिलाय नहीं करता। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। व्हाट इज द करेक्ट फॉर द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन गिवन है यहाँ पे, तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है। जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो जब हम इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो ये ओनली एंड ओनली 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। रेट इज इक्वल टू दी K एंड N2O5 और ये आपके पास बनेगा।
जबकि जो मालिकुलरिटी है तो इसके 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, तो मालिकुलरिटी 2 यानी कि बाय मालिकुलर है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 28 है, एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड एसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है एट रिवर्सिबली एट 27 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, और वॉल्यूम 5 यानी कि V1 5 लीटर है, V2 10 लीटर है, और वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है, जबकि मोल्स भी गिवन है, आर की वैल्यू भी उसने दे दी है। वेरी सिंपल, इसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू NRT नेचुरल लॉग V2/V1। अगर आपने कॉमन लॉग में लिखना है तो फिर आपने फैक्टर 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल 1 है, आर की वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर जो 27 डिग्री है प्लस 273 करेंगे तो 300 केल्विन में आपने टेम्परेचर लेना होता है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखें बेटा, V2 जो है वो 10 है, V1 जो है वो 5 है, 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 आती है वैल्यू, नेचुरल लॉग ऑफ 2, और हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693, ln2 की वैल्यू होती है 0.693। अगर आपको ये नहीं भी याद तो फिर आप इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लें तो वो कितना होता है 2.303 लॉग ऑफ 2, और log 2 की वैल्यू मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इसकी कितनी होती है 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 5 की 0.7 होती है, log 7 की 0.85 होती है, तो वो कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने 1 मल्टीप्लाई 8.3 1 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने लिखना है 0.693, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका ऑलमोस्ट 1728 जॉल के राउंड अबाउट आएगा, तो आपका अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली इनटू अ वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू अ वैक्यूम। जब बात बेटा वैक्यूम की आएगी तो इस वक्त वैक्यूम के अंदर आप गैस को एक्सपैंड करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता वैक्यूम के अंदर, देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल प्रेशर डेल V होता है। एक्सटर्नल प्रेशर जब जीरो होगा तो ओवरऑल जो वर्क होगा वैक्यूम के अंदर ये जीरो हो जाता है। वैक्यूम के अंदर जब नो एक्सटर्नल प्रेशर होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, तो फ्री एक्सपेंशन में आपका कोई वर्क नहीं होता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हेसिस लॉ जो है क्योंकि ये डिस्कस करता है इंथैल्पी चेंज को डिस्कस करता है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी करता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इक्विवेलेंट वेट हम किस तरह लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सल आयन जो हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आपका m/3 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 32 है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो जितनी भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है बेटा, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बेस पे है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपने जिंक की पढ़ी होगी, कितनी होती है -0.76 वोल्ट होती है, जबकि कॉपर के केस में +0.34 वोल्ट होती है। कौन सी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जनरली दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अगर यहाँ पे सेम इसी का ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाए तो आप उनकी साइन को क्या कर दें, रिवर्स कर लें, इन्वर्स कर लें, ठीक है, चेंज कर दें। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक की -0.76 है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वो कितनी होगी, प्लस होगी, +0.76 होगी, जो कि अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अ मेटल M डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट, कौन सी मेटल जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कर सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंप्लीट हमारा लेक्चर 1 शॉट अपलोडेड है, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमने बात की थी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्योंकि वो एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं जो मोर रिएक्टिव होंगे, तो वो कौन से होंगे, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होती है, जो टॉप पे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो एक्ट करते हैं एज एनोड, वो मोर रिएक्टिव होते हैं और वही डिस्प्लेस कर सकती हैं बिलो एलिमेंट्स को किसी भी सोल्यूशन में। तो अब क्या आना चाहिए, द मेटल इज अबव जिंक इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो मेटल जो जिंक से अबव होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही इसको डिस्प्लेस कर सकेगी, क्योंकि वही रिएक्टिव होगी, उसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो होती हैं जिनका एनर्जी जो होती है वो आपको पता है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, तो गैमा रेज जो है दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। 35 है, ये कॉपर 59 है, अंडरगो द पॉजिट्रॉन इमिशन, यहाँ पे न्यूक्लियर डिके होती है, पॉजिट्रॉन इमिट होता है, लेट कर लेते हैं, ये कॉपर है, इसका 59 है, डेफिनेटली इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 29 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है।
ठीक है। जब आप ये पॉजिट्रॉन इमिट करवाएंगे, ये है पॉजिट्रॉन 0, ये है +1। जब बैलेंस करेंगे, लेट कर लेते हैं, ये कोई वाई है आपके प्रोडक्ट में जा रहा है, तो बैलेंस करने पे आपको पता है इसका 59 होना चाहिए और यहाँ पे 28 होना चाहिए। ये आपका बनने वाला न्यूक्लियाई है जब आप पॉजिट्रॉन इमिट करवाएंगे। देख लेते हैं क्या इसमें से कोई ऑप्शन है। जिंक का 59 लिखा गया है भाई, ठीक है, मान लेते हैं 59 आ रहा है, लेकिन जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। कॉपर का 58 आ रहा है तो 59 होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है। 59 होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 36 है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये कब यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। जिगलर नाटा कैटालिस्ट है क्या? दिस इज द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और ये C2H5 के 3 मॉलिक्यूल हैं। इस मिक्सचर को कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। दिस इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 यूज होता है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। हैबर प्रोसेस में हम ये कैटालिस्ट यूज नहीं करते, आयरन सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं। ब्रिकलैंड एंड आयर्स प्रोसेस में भी हम नाइट्रोजन NO यूज करते हैं कैटालिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 है व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉर रिएजेंट, तो ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि व्हेन ग्रिग्नॉर रिएजेंट रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड, आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलती है। जब आप इसका एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है। जब आप एसीटोन या किसी भी कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलती है? टर्शियरी अल्कोहल मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा है? तो दिस इज द पॉलीइथीन है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर जब आप इसको हीट करते हैं तो ये क्या कर जाते हैं? नरम हो जाते हैं, जब आप इसको कूल करते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेकलाइट, मेलामीन एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, दीज आर दी थर्मोसेटिंग पॉलीमर हैं, यानी कि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये फौरन ही हार्ड हो जाएंगे। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, जो है वो आपका नेचुरल रबर बनाता है, जबकि क्लोरोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर बनाती है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा होता है? जो टू मोनोमर्स जिनके पास टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों वो कंबाइन होते हैं, कंडेंस होते हैं, तब जाके कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। तो इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल है नाइलॉन 66, आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका एडिपिक एसिड है और बाकी आपके पास जो है ना आपके पास क्या होता है? माइड वगैरह का लिंकेज होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी ये तीनों जो है एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटॉन का निकलना ईजी हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है, नोट कर लें, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर बढ़ाता है, तो वहाँ से एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये सिंपल है हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। SO2 एंड NO2 कॉज द पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द एसिडिक कैरेक्टर, बिकॉज ये दोनों वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो है इसकी प्रिपरेशन होती है HNO3, तो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड इज नोन फॉर द फॉर्मिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाता है, वो कौन सा है? टायरोसिन होता है, सॉरी सिस्टीन होता है, जिसके पास थायोल ग्रुप होता है और ये डाइसल्फाइड लिंक बनाता है, ठीक है, लिंकेज बनाता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। मिथाइल कीटोन्स ये करेक्टराइज या आइडेंटिफाइड बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन देते हैं, बाकी कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपोज्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये इसके जनरल फार्मूला में इंक्लूड होते हैं। अल्फा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। 47 है विच प्रोसेस इज प्राइमरीली यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं हम। एंटी नॉकिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं इसमें फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो गैसोलीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जबकि अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो फिर हम क्रैकिंग करते हैं, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन लेयर एंड मसल्स के अंदर स्टोर्ड होता है, हो जाता है, तो वो ग्लाइकोजन है। सेल सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। विच एलिमेंट इज द नॉट प्रेजेंट अबेंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट, तो 3 एलिमेंट जो मेजर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है जो कि सबसे ज़्यादा होता है, 46% ऑलमोस्ट होती है। सिलिकॉन होता है जो कि 28% होता है। एल्यूमिनियम आई थिंक
या 13% होता है, 8% होता है, ये एग्जैक्ट मुझे अब ये कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन सबसे लीस्ट यहाँ पे सोडियम है, नोट कर लें इसको, सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 है, इफ द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेस फ्रॉम 400, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन के बाद 100 आ जाती है, टोटल टाइम 6 आवर, द वेरी सिंपल हाफ लाइफ निकाले। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। तो उसका वेरी सिंपल कंसेप्ट है, मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, n नॉट है, तो n जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन है जो कि 100 है, और 1/2 की पावर n है, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 400 है। 400 को इधर एक डिवाइड करें तो 1/4 आ जाएगा, और ये 1/2 की पावर n है। हमने 1/2 बनाना है तो इजीली बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, 1/4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, सॉरी यस 1/2 की पावर 2, तो यहाँ पे 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं सेम है तो इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी, n इज इक्वल टू, इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 2 है। फार्मूला हमारा क्या था, इसको फर्दर लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला हमारा है t इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, तो इसको हम t 1/2 निकालने के लिए हाफ लाइफ, तो ये हो जाता है t/n, तो टोटल टाइम 6 आवर है, हाफ लाइफ 2 है, तो टोटल आपके पास हाफ लाइफ कितनी बनेगी, 3 बनेगी। 3 जो है ये आपके पास 3 आवर जो है ये आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी। बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ये थी जी आज के केमिस्ट्री पोर्शन, जो कि बहुत ही सिंपल था, इजी क्वेश्चन भी थे, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न हमने इसको डिज़ाइन किया है। अब हम नेक्स्ट डिवाइड कर लेते हैं इसको, पेडागोजी का पोर्शन है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि फिर लेंथी डिस्कशन हो जाती है, वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं रहती। हु फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन पे सबसे पहले किस वेगटस ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रिंट द मटेरियल ऑन माइंड, लॉन्ग अरसे के लिए माइंड के ऊपर इम्प्रिंटिंग करना, कॉन्सेप्ट को जो है ना वो यानी कि लंबे अरसे तक उसको स्टोर रखना, दिस इज कॉल्ड द रिसाइटेशन इसको कहते हैं। बहुत ये पास पेपर से एमसीक्यू लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसको। नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनर फीलिंग्स या बाय इनसाइट, जो नॉलेज आता है उसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज कहा जाता है इसको, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। टीचिंग इज द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 3 फोकल पॉइंट्स, तो उसमें 3 ही फोकल पॉइंट होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनती है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट मेथड फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को टीच करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या ड्रिल मेथड भी आप कह सकते हैं, वो यूज करते हैं, जो मोर प्रेफर यूज करते हैं प्रेफरली। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मैक्सिमम नॉलेज इज गेन्ड बाय द सेंस ऑफ सीइंग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, इसकी परसेंटेज आपने जरूर देख लेनी है, ठीक है, तो ये डिफरेंट सोर्सेज है, उनकी परसेंटेज भी गिवन है। बेस्ट मेथड फॉर द टीचिंग साइंस, साइंस के कैंडिडेट्स के लिए जो बेस्ट मेथड है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, जिसमें आप मॉडल को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, उसके अलावा स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें, तो बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। प्रोग्रामिंग लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। प्रोग्रामिंग लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय द स्किनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्रामिंग लर्निंग का। द टीचर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, हाँ जी, ये भी आपको अथॉरिटेटिव मेथड कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका लेक्चर मेथड होता है। टीचर आता है, लेक्चर झाड़ के चला जाता है, कोई इतना ज़्यादा फीडबैक क्वेश्चनिंग नहीं होती, बस स्लाइड दे देता है, पढ़ा के चला जाता है 30-35 मिनट, दिस इज कॉल्ड द अथॉरिटेटिव मेथड, इसको कहते हैं लेक्चर मेथड को। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्या पनिशमेंट है, नो, क्या इग्नोरिंग बिहेवियर है, नो, तो ये है आपका एस्टेब्लिशिंग द क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रूटीन्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है सी। अकॉर्डिंग टू द बी एफ स्किनर बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्या मीटिंग स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, नो, बिल्डिंग द पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, नो, यहाँ पे आपका आता है शेपिंग एंड री इन्फोर्सिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंदर स्किनर ने कॉन्सेप्ट किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, द टेस्ट मेजर्स व्हाट एवर इट इज सपोज टू बी मेजर, दिस इज कॉल्ड द वैलिडिटी, इसको कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द सप्ली टाइप टेस्ट एटम जो है वो कौन सा होता है, ये कंप्लीशन एटम कहते हैं या इसको ब्लैंक्स कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिविंग विदाउट पे, तो ये कितना होता है, 5 ईयर्स होता है ये पीरियड, ये भी नोट कर लें, ये आपकी चौधरी क्वालिफाई बीएड बाई परवेज इकबाल की बुक में भी ये एमसीक्यू गिवन है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 65 है, अकॉर्डिंग टू दी हेनरी फॉयल्स देयर आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो कितने हैं, 14 प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीटेड है आई थिंक,
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 14 प्रिंसिपल जनरली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। 66 है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग द पिक्चर्स एंड डायग्राम। अगर आपने दिखानी है, इलेबोरेट करनी है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द नॉन वर्बल असेसमेंट कहते हैं इसको। विच स्केल इज यूज टू द एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लिकर्ट स्केल कहते हैं। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। प्रवेद इकबाल की बुक में भी ये क्वेश्चन गिवन है। 68 है व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी दैट पुट्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इन एन इनोवेटिव वे, दिस इज कॉल्ड द सिंथेसिस या कॉम्प्लेक्स स्टेज या क्रिएटिंग स्टेज इसको कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नीड बेस्ड मोटिवेशंस कंटेन्स, तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल होता है, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 स्टेजेस होती है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है करेक्ट है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ IQ का जो फार्मूला है, मेंटल स्टेज ओवर क्रोनोलॉजिकल स्टेज मल्टीप्लाई 100, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बेटा। 71 है विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइन इन द पर्सन इंटरेक्शन विद द ऑनलाइन, जब बात ऑनलाइन या डिजिटल कंपोनेंट्स की आती है लर्निंग की, दिस इज कॉल्ड द ब्लेंडेड लर्निंग हम इसको कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्फ्रेंसेस आर द फेस टू फेस, दीज आर कॉल्ड द डिस्कशन कहते हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूज ऑफ मोर देन 0.5 वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है कि आपका आइटम एक्सेप्टेबल है। 74 है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द सोक्रेट एंड प्लाटो, प्लाटो और सोक्रेट के बीच में जो रिलेशन था वो कौन सा था, वो प्लाटो वाज द स्टूडेंट ऑफ द सोक्रेट। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 75 इन द ब्लूम्स टेक्सोनोमी व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिंथेसिस या क्रिएटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स आया मैं। ओके 76 है अकॉर्डिंग टू द पीरियड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट, तो ये स्टेट स्टार्ट होती है कहाँ पे, ये 11 ईयर से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी है, मैंने गेस्ट आया हुआ तो मैं उनको चलो देख रहे हैं। इन दी कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड जो है दिस इज प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। द साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, एडल्ट्स की टीचिंग को हम एंड्रोगोजी कहते हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस द लर्निंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द ICT इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 है चंकिंग, चंकिंग जो है ये बेटा मेमोराइजिंग टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड भी है, पास पेपर से लिया गया है। नेक्स्ट इंग्लिश पोर्शन है थीम टाइम इज अ थीफ, यहाँ पे देखें तो एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जा रहा है, विदाउट, लाइक, एज, दिस इज कॉल्ड द मेटाफर इसको कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज द टू डेंजरस टू बी यूज, जब एक्सेसिव क्वांटिटी आती है तो टू का वर्ड यूज करते हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 83 क्वेश्चन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यहाँ पे देखें तो कंट्रास्ट आ रहा है, बिगिनिंग एंड एंडिंग, जब इस तरह का कॉन्ट्रास्ट हो तो दिस कॉन्सेप्ट इन दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन केस ऑफ अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स, जब एक हाईली एग्रेसिव स्टेज होती है, यानी कि एक शिद्दत से ज़्यादा होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, तो इनको ज़रूर देखें। हाइपरबोल, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने देखते जाना है, ठीक है। सिमिली क्या होती है, विच इज़ अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लिया गया है। ये वो होता है जिसमें आप देखें कि एलिट्रेशन में क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, यहाँ पे देखें हैरी, हैट्स, हैविंग, हाइव्स, तो ये एलिट्रेशन को शो करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आई एम सिक ऑफ, प्रेपोजिशन सिक ऑफ यूज करेंगे। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द मैन वाज चार्ज्ड विद, चार्ज्ड विद प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होती है, नोट कर लें। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अमलगमेट का मतलब होता है मिक्स करना, एक दूसरे में को कंबाइन करना, तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही अक्यूज्ड ऑफ होता है किसी को इल्जाम लगाना, अक्यूज्ड ऑफ, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। एंटोनम ऑफ द कैविट, कैविट का वर्ड जो है ये यूज होता है वार्निंग के लिए या काशन के लिए, तो इसका यहाँ पे अश्योरेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एंटोनम ऑफ द किल्टर, किल्टर जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऑर्डर देना, बैलेंस करना, तरतीब में देना, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आउट ऑफ सिंक, ही सेड दैट ही कुड स्विम, तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने बताना है, तो बेटा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट है, तो जब भी कैन आप रिपोर्टेड स्पीच में यूज करेंगे तो कैन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। पैसिव वॉइस ऑफ द दे हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो देयर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय द हिम, वेरी सिंपल। इसके बाद है जी आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स सेंटेंस, वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास हो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा।
चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखें तो आप जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप मोर मोस्ट का वर्ड यूज नहीं करते तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जो आपके स्पेल्ड करेक्ट वर्ड है करेक्ट कैलेंडर, CALENDAR, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, इसको भी देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वो होती है जो दो क्लासेस को कंबाइन करती है, जिसमें ऑल दो सॉरी एंड है, बट है, सो है, येट है, ये यूज करते हैं, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस शो द फर्स्ट कंडीशनल, तो इसमें देखें तो फर्स्ट कंडीशनल वो होता है जिसमें पहला इफ क्लास जो है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो नेक्स्ट क्लॉज आपकी फ्यूचर इंडेफिनेट में होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये थी जी डिस्कशन स्टूडेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप इसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।